हेलो, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम अपने नेक्स्ट 10 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दुर्गा पूजा इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया है यूनेस्कोस इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। अभी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, तो हम एक बार में सारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देख लेते हैं। बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख की, छऊ डांस। अब छऊ डांस मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि कितने तरीके के छऊ डांस होते हैं प्रैक्टिस इंडिया के अंदर। तो 3 तरीके के छऊ डांस होते हैं। सरायकेला छऊ होता है, पुरुलिया होता है और मयूरभंज होता है। मयूरभंज होता है उड़ीसा में, सरायकेला होता है झारखंड में और पुरुलिया होता है वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। कुंभ मेला है, नवरोज़ है, पर्शियन न्यू ईयर नवरोज़, रमन उत्तराखंड में। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स ऑफ थटेरास ऑफ जंडियाला गुरु। तो ये इंटेंजिबल वो होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, टेंजिबल वो होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो। योगा है, कालबेलिया डांस है राजस्थान से। कुदियट्टम है संस्कृत थिएटर, तो ये याद रखना है, कुदियट्टम संस्कृत थिएटर है केरला का। और मुदियट्टू है रिचुअल डांस ड्रामा केरला का। तो ये दोनों हैं। रामलीला है, संकीर्तन है मणिपुर में और वैदिक चैंटिंग है। और अभी न्यूली एडेड दुर्गा पूजा है। तो ये 14 हैं हमारे इस समय। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वी अनंत नागेश्वरन एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का ऑफिस है किधर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके अंदर इकोनॉमिक डिवीज़न है और उसके अंदर ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का ऑफिस होता है, ये कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इकोनॉमिक सर्वे आ गया है और बजट आ गया है, तो वील सी उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए, बोथ फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, नागा कल्चरल फेस्टिवल है ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है। होमेज टू हॉर्नबिल, द मोस्ट एडमायर्ड एंड रिवर्ड बर्ड फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड अलर्टनेस। तो होमेज है हॉर्नबिल बर्ड के लिए। इस साल इसे कॉल्ड ऑफ किया बिकॉज ड्यू टू कोविड एंड देयर वर सम डिस्टर्बेंसेस इन नागालैंड, दैट्स व्हाई इट वाज स्टार्टेड इन 1963 में स्टार्ट हुआ था। और इंडिया इज़ होम टू 9 स्पीशीज़ ऑफ हॉर्नबिल्स। 9 स्पीशीज़ हैं हॉर्नबिल्स की जो इंडिया के अंदर है, लेकिन जो अरुणाचल और केरला की जो स्टेट बर्ड है वो ग्रेट हॉर्नबिल है। तो ग्रेट हॉर्नबिल की फ़ोटो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, आप देख लीजिए। ये है ग्रेट हॉर्नबिल और ये है हमारे कस्टमरी डांस हो रहे हैं नागा कल्चरल फेस्टिवल हॉर्नबिल में। ये 1 to 10 दिसंबर होता है एवरी ईयर, इस साल नहीं हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसने निकाला है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ये एनजीओ हैं, इसने निकाला है। रैंक ऑफ इंडिया है 101 आउट ऑफ 116। तो काफ़ी ख़राब रैंकिंग है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि किसने निकाला है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। और इसमें पैरामीटर्स क्या ये चेक करते हैं, तो अंडर नरिशमेंट चेक करते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग चेक करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग चेक करते हैं और मोर्टेलिटी चेक करते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो डेटा लेते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट्स का डेटा लेते हैं, लेकिन इंडिया के केस में इन्होंने केवल एक ही पैरामीटर का डेटा लिया है, तो इतना एक्यूरेट नहीं है ये इंडाइस। लेकिन फिर भी हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस साल का ये है डेटा 101 आउट ऑफ 116। अब इन्वायरमेंट की एक न्यूज़ है, लेंटेना कैमेरा। ये है क्या, इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ये देख लीजिए। ये है लेंटेना कैमेरा, ये फ्लावर है लेंटेना कैमेरा और ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है
जो कि ट्रॉपिकल अमेरिकाज और कैरिबियन में और अफ्रीका में पाई जाती थी, लेकिन अब ये इंडिया के अंदर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी वाइड स्प्रेड है। इट इज़ टॉक्सिक टू लाइफ स्टॉक, तो ऑब्वियसली लाइफ स्टॉक तो इसे खा ही नहीं सकता। इट इज़ नॉन एडिबल फॉर देम। इसके साथ ये क्या करता है, क्राउडिंग आउट एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ये हर जगह इतनी स्पीड से इसके सीड्स इतने ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं, इतना ज़्यादा पोलन होता है इसका कि ईजिली कहीं भी स्प्रेड कर जाता है और बहुत टाइम तक इसके पोलन एक्टिव रहते हैं। और फिर ये दे स्टार्ट इन टू फ्रॉम सीड्स दे बिकम प्लांट्स और एकदम पूरा एरिया कवर कर लेता है। आज की तारीख में आप नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, लेंटेना कैमेरा आपको हर जगह मिलेगा, बट इट्स नॉट अ वेरी यूज़फुल वीड। इट इज़ पेस्ट टू सिट्रस इंडस्ट्री। अब इसका ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देर आर प्लान्स कि इसको हम हटाएं फॉरेस्ट में से। 70,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को क्लियर करना है BRT बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में। और ये बट आप याद रखिएगा ये यूबिक्यूटस है, ये पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका है। आप चाहे कॉर्बेट जाइए, चाहे आप बांदीपुर जाइए, आपको लेंटेना कैमेरा मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा इट्स लाइक इसके अंदर कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, कोई भी एनिमल के लिए यूज़फुल नहीं है। इट्स वेरी हार्मफुल, लाइक साल के पेड़ होते हैं, इट्स लाइक दैट, किसी को छाया नहीं देता वो। तो ये लेंटेना कैमेरा पूछ सकता है क्योंकि UPSC की आदत है कि इस टाइप की चीज़ें पूछे वो। हिमालयन एटल पे क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर। ऑलिव रिडली टर्टल्स ये न्यूज़ में है। अब ये मोस्ट अबेंडेंट ऑफ और सी टर्टल्स है, पैसिफिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। नोन फॉर द मास नेस्टिंग अरीबादा, तो ये टर्म आप याद रखना अरीबादा। तो ये मास नेस्टिंग करती हैं फीमेल्स। इंडिया में 3 साइट्स हैं, गहिर माता, ऋषिकुल्या और देवी रिवर माउथ। और IUCN वनरेबल है, ये याद रखना है। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। आर्ट एंड कल्चर की एक न्यूज़ है छोटी सी। तोलकप्पियम। तोलकप्पियम है क्या? तोलकप्पियम एक बुक है। किसने लिखी? तोलकप्पियार ने। बुक किस पर है? तमिल ग्रामर पर बुक है। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट्स ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग संगम एज। अब ये संगम एज की बुक है, तो ये इसमें तमिल ग्रामर के बारे में तो है ही ये बुक, लेकिन इससे सोशो इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ संगम एज के टाइम में हमें पता चलती है। एंड गोज़ बैक टू अराउंड फर्स्ट मिलेनियम BC। तो फर्स्ट मिलेनियम BC, तो संगम एज आप देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संगम एज इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक फैक्ट्स देख लेना कि फर्स्ट संगम कब हुआ था, मदुरई में हुआ था, कपड़ापुरम में हुआ था, किधर हुआ था, ये आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। पेगासस इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई रिपोर्ट निकली है। अब ये पेगासस है क्या, हमें जानने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक स्पाईवेयर है, इसको डेवलप किया है इजराइल की NSO ग्रुप ने। अब ये ज़ीरो क्लिक अटैक्स करता है। इसका मतलब कि जैसे अगर पेगासस ने मेरे मोबाइल पर कनेक्ट किया, अगर अटैक किया, तो ये एक तो ये सब तो कर ही सकता है कि इट कैन रीड टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स को ट्रैक कर सकता है, आपके पासवर्ड्स कलेक्ट कर सकता है, आपकी बैंकिंग डिटेल्स कलेक्ट कर सकता है, लोकेशन ट्रैक कर सकता है आपका माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस कर सकता है। तो ये प्राइवेसी में काफ़ी एक खनन की तरीके से, मतलब इट्स लाइक एंटी प्राइवेसी, आपकी सारी प्राइवेसी ये आपको देख सकता है, सुन भी सकता है, आपकी चीज़ें देख सकता है आपके बिना परमिशन के। तो इससे प्राइवेसी को काफ़ी ख़तरा था। और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, इवन जजेस और इम्पॉर्टेंट ओपोनेंट्स, इनकी काफ़ी बिजनेसमैन, इनकी काफ़ी फ़ोन टैपिंग वगैरह की गई थी। लेकिन पेगासस से आप इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो पेगासस इसलिए न्यूज़ में था। तो ये बस हमें इतना पता होना चाहिए कि NSO ग्रुप इजराइल ने बनाया था। ज़ीरो क्लिक अटैक्स भी कर सकता है ये, कोई भी डॉक्यूमेंट ये आपके फ़ोन के अंदर स्लाइड प्लांट कर सकता है। और फिर इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। एंड इसकी वजह से काफ़ी अपरोर भी हो रहा है और प्रिविलेज मोशन भी पास हुए हैं इसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर। तो ये हमें याद करना है बस इतना पेगासस।
ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पोर्ट्स में इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं, तो स्पोर्ट्स थोड़ा देखना है हमें। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है, उसमें मेन सिंगल फाइनल में राफेल नदाल ने दानिल मेदवेदेव को डिफीट किया है। तो ये बस इतना सा न्यूज़ आप देख लेना। सारे विंबलडन देख लेना कि कौन कौन से होते हैं, यूएस ओपन कब होता है, ऑस्ट्रेलियन कब होता है। नॉर्थ कोरिया टेस्टिंग हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक तो नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल टेस्ट करी है, तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए, हवासोंग 12। दूसरी बात इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के टेंशन्स चल रहे हैं। डायरेक्टली बोले तो रशिया और वेस्ट नेटो एलाइज के टेंशन चल रहे हैं। तो रशिया ने यूक्रेन को घेरा हुआ है, राइट फ्रॉम बेलारूस टू द वेस्ट ऑफ यूक्रेन, टू द ईस्ट ऑफ यूक्रेन, और फिर नीचे क्राइमिया में भी। तो उनकी ग्रेटर देन 1,20,000 फोर्सेज डिप्लॉयड हैं वहाँ। दे हैव सेट अप आर्मी हॉस्पिटल्स ओवर देयर। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो इन्वेट करे यूक्रेन को, क्योंकि उन्होंने 2014 में क्रीमिया को इन्वेट किया था और उसको अनेक्स किया था बाय फोर्स। और ऑलरेडी ईस्ट यूक्रेन के अंदर प्रो रशियन रिबेल्स दे आर फाइटिंग विद द यूक्रेनियंस। तो ये इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमारे पढ़ने के लिए इसमें ये है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जर्मनी यूक्रेन को दे आर नॉट सप्लाइंग देम वेपन्स एंड फूड स्टफ़। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी डील है रशिया के साथ, नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है। क्योंकि आपको पता है कि रशिया एक मेजर गैस और ऑयल एक्सपोर्टर है। बहुत सारी गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास और वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो जर्मनी के लिए उन्होंने एक नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन बनाई थी जो रशिया से गैस सप्लाई करती थी जर्मनी में। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले जर्मनी को रिलैक्सेशन दे दिया कि जर्मनी की जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी उसके लिए, क्योंकि वो गैस रशिया से ले रहे थे, तो अमेरिका उन पे सैंक्शंस नहीं लगाएगा कार्सा के तहत। कार्सा ये आपने सुना होगा, न्यूज़ में है कार्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसमें ना अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगाता है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो उन्होंने जर्मनी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जर्मनी को तो रिलैक्सेशन दिया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, उन्होंने इंडिया से पूछा कि आप अपनी S-400 ट्रायम्फ जो आपने इंडिया और रशिया ने जो डील करी है, ये सिस्टम है S-400 ट्रायम्फ का, तो ये जो डील आपने करी है रशिया के साथ, आप इसको रिवोक कर दो क्योंकि आप फिर कार्सा के अंदर आ जाओगे और हमें सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है इंडिया से कि आप इसको एक बार रिव्यू करो और इसको हो सके तो रिवोक करो, अदरवाइज़ आप पे सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो इंडिया ने यूएस को एक रिप्लाई दिया है इसका कि देखो सर कि आपके जो रिलेशंस हैं यूएस और रशिया रिलेशंस हैं वो इंडिया और रशिया रिलेशन से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि हमारी उनकी रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो दे विल सपोर्ट अस इन केस वी आर अटैक्ड, और ऐसा हुआ भी था 71 में। तो अभी क्या है कि इंडिया ये बोल रहा है कि एक तो हमें सिक्योरिटी का इशू है बिकॉज वी नीड वेपन्स, क्योंकि हमारा इस समय प्रॉब्लम है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना सिटिंग राइट ऑन टॉप ऑफ अस, और क्योंकि हमें वेपन्स चाहिए और हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में वेपन्स चाहिए कि इतना वी कैन नॉट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव वेपन्स, दैट्स वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन देम और वी हैव आर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग इट। तो ये डिप्लोमेसी का थोड़ा इसके अंदर है इशू कि रशिया भी चाह रहा है, इनडायरेक्टली पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहा है कि वो नेटो के एलाइज को थोड़ा डरा के रखे कि वो अपनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन और बेलारूस वगैरह में ना बढ़ाएं, और इसलिए वो इनडायरेक्टली प्रेशराइज भी कर रहा है कि वील इन्वेड यूक्रेन, बट हो सकता है वो ना भी करे और हो सकता है वो कर भी दे, बिकॉज अब ये तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन आज की खबर ये है कि जर्मनी इज़ इनडायरेक्टली नॉट सपोर्टिंग
यूक्रेन, बिकॉज आपको पता है कि दे आर डिपेंडेंट। लेकिन अभी एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका में कतर का एक फॉरेन डिप्लोमेट अमेरिका में आया है और जर्मनी का एक ऑफिशियल यूएस में, दे आर मीटिंग। तो कतर और जर्मनी, अब अमेरिका कतर से ये पूछेगा कि अगर अटैक होता है और नॉर्थ स्ट्रीम पे गैस सप्लाई नहीं होती है तो आप यूरोप और जर्मनी को गैस सप्लाई कर पाओगे, क्योंकि कतर भी काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। तो ये अभी एक न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये आप देख लेना, थोड़ा आईआर में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि इंडिया रशिया रिलेशंस, उसमें आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन क्या होती है, यूएस के साथ कैसी है इंडिया की, रशिया के साथ क्यों डिफरेंट है, हम इतना रिलाई क्यों करते हैं और क्यों हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो डील है S-400 ट्रायम्फ वाली, इसको आप रिलैक्स करिए, क्योंकि आपने जर्मनी की नॉर्थ स्ट्रीम को भी तो रिलैक्स किया है, तो आप हमारी क्यों रिलैक्स नहीं कर रहे हो। तो बस इतना ही इशू है। आगे मैं आपको और अपडेट दूंगा इसके बारे में, अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर कुछ नया आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।